अब जो पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद है उसको संबोधित करें मोदी जी स्वागतम। 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 आज जो क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद का जो कार्यक्रम होने जा रहा है, इस कार्यक्रम में भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी वर्चुअल के माध्यम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को स्वागत करने के लिए मैं अनुरोध करता हूं। भारत माता की। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सबके प्रिय सम्मानीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान सुकांत मजुमदार जी, हमारे प्रभारी बंगाल के मंगल पांडे जी, और यहां हावड़ा में हमारे पूर्वी भाग के एकत्र आए सभी जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये हम सबका परम सौभाग्य है कि आज द्वितीय क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उद्घाटन भाषण के साथ साथ हम सबको मार्गदर्शन मिलने वाला है। मैं अपनी ओर से और यहां तमाम जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस सम्मेलन में, इस परिषद में हमें मार्गदर्शन देने के लिए आपका जो कीमती समय मिला है, उसके लिए अपनी ओर से और सभी परिषद के सदस्यों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम सब जानते हैं कि आप देश के प्रधान सेवक के नाते और देश के प्रधान प्रशासक होने के नाते आपकी व्यस्तता हम सबको मालूम है। आप दिन रात देश की सेवा में लगे हैं, प्रशासन की बारीकियों में व्यस्त रहते हैं। अभी अभी G20 में आपका संबोधन हुआ, लेकिन इन सब के बावजूद भी आप जब भी हमने आपको संगठन के कार्य की दृष्टि से आपका मार्गदर्शन चाहा, आपने सहर्ष स्वीकार करते हुए बिना समय लगाए हमें आपने हमेशा मार्गदर्शन दिया है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपका धन्यवादी है, और आप जिस तरीके से पार्टी के लिए दिन रात हम सबका मार्गदर्शन करते हैं, वह हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है। आप ही ने हमें यह सुझाया था कि हम लोग विधायक और सांसदों के बारे में तो चिंता करते हैं, लेकिन जो पंचायत से जुड़े हैं, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से जुड़े हैं, जो म्युनिसिपैलिटी से जुड़े हैं, जो नगर पंचायत से जुड़े हैं,
जो हमारे गांव में काम करने वाले पंचायत के सदस्य हैं और जिसमें हमारे बड़ी तादाद में कार्यकर्ता उसमें तल्लीन हैं, उनका भी प्रशिक्षण होना चाहिए। और ये आपने हम लोगों को मार्गदर्शन दिया था, पार्टी ने उसको बखूबी जमीन पर उतारने का प्रयास किया। पिछले साल हम लोगों ने मेयर्स के साथ साथ हमारे चुने हुए जो नगर इकाई के जो हमारे सदस्य थे उनकी प्रशिक्षण का काम हम लोगों ने लिया था। इस वर्ष हम लोगों ने 3 परिषद, क्षेत्रीय परिषद के माध्यम से, आप ही ने 12 तारीख को हम सबको, आप ही ने हमारा मार्गदर्शन पहले किया और उस मार्गदर्शन के माध्यम से आपने उत्तर भारत के हमारे जो जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे उनका सूरज कुंड में, हरियाणा में आपने हम सबका मार्गदर्शन किया था। और आज आप हमारे पूर्वी क्षेत्र जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम और अंडमान निकोबार के हमारे 134 कार्यकर्ता, जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उनका मार्गदर्शन इस द्वितीय क्षेत्रीय हमारे पंचायती राज परिषद में होने वाला है और आपका हम सबको मार्गदर्शन मिलने वाला है। आप ही की प्रेरणा से हम सब लोगों ने इसी समय जो जिला परिषद के सदस्य हैं उनका भी प्रशिक्षण साथ साथ चल रहा है। और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि आज भी कई प्रदेशों के स्थानों पर यह प्रशिक्षण का कार्य जिला परिषद के सदस्यों का चल रहा है और 4,951 ऐसे हमारे सदस्य हैं जिनका 35 स्थानों पर उनका प्रशिक्षण होना है, जिसमें आज हम 20 स्थानों पर उनका प्रशिक्षण कर लेंगे और इस महीने के अंत तक सबका प्रशिक्षण हो जाएगा। हम जानते हैं कि आपने जो योजनाएं जिसने भारत को बहुत ताकत दी है, आज भारत की गरीबी 22% से घट करके 10% से नीचे हो गई। आज भारत की अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है और ये आपकी दूरगामी नीतियां गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, इनको जो ताकत देने का आपने काम किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 80 करोड़ की जनता को आपने जो अन्न पहुंचाने का जो योजना बनाई है, ये उन सब का नतीजा है कि आज 13 करोड़ 50 लाख लोग, 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से निकल गए हैं और मध्य वर्ग में पहुंच गए हैं। ये आपकी दूरगामी, और इसीलिए पंचायती राज का महत्व और भी बढ़ जाता है। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना आप 4 करोड़ की आप हम दे रहे हैं, 4 करोड़ लोगों को उसका लाभ दे रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में आप हम सबको लाभ पहुंचा रहे हैं, अगर जल जीवन मिशन में घर घर में नल पहुंचाने का आपने जो संकल्प लिया है उसको साकार कर रहे हैं, स्वामित्व योजना में पहली बार गांव के व्यक्ति को उसका स्वामित्व मिल रहा है, ये जो कार्यक्रम आपने लिया है, स्वच्छता अभियान के माध्यम से आपने जो महिलाओं का, उनको जो आपने उनकी डिग्निटी, उनकी इज्जत को जो आपने स्थान दिया है, वह सच में हम सब के लिए बहुत ही देश को आगे बढ़ाने वाला है। और इसीलिए पंचायती राज संस्थान में हम सब जो जिला परिषद के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है, और वो इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि अंतिम व्यक्ति को लाभ मिले, लास्ट माइल डिलीवरी हो और सैचुरेशन पर हम पहुंच सके, कोई व्यक्ति इन सब सुविधाओं से वंचित न रहे, इस बात को सुनिश्चित करना हमारा काम है। और आपके मार्गदर्शन से हम सब लोग इस कार्य को करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। हम सब लोग ये भी जानते हैं कि आपने नई योजना के तहत 9 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट को याद करते हुए भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया, इस संकल्प को हमने आगे बढ़ाने का काम किया है।
और हमारे एक एक कार्यकर्ता इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपके मार्गदर्शन के अनुसार हमारे सभी कार्यकर्ता विभाजन विभीषिका दिवस पर पूरी ताकत से लग करके उस 14 अगस्त को याद करेंगे जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था और उस बंटवारे में हमारा देश खंडित हुआ था। उस विभाजन की विभीषिका को भी याद करके किस तरीके से उस समय के शासन करने वाले लोग, उस समय के लोगों ने, हमारे नेताओं ने किस तरीके से भारत को उस खंडित अवस्था में एक आजाद भारत की तरफ बढ़ाया था, वह भी हम याद करते हैं। और हम 15 तारीख को हर घर तिरंगा का संकल्प, उसको हम पार्टी पूरी ताकत से निभाने वाली है और पूरी ताकत से लगाने वाली है, उसको आगे बढ़ाने वाली है। आपने एक कार्यक्रम जो भारत सरकार के कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश, इस कार्य को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं और हर घर से संकल्प लेकर के जो हमारा गौरव है उसको बढ़ाते हुए विकसित भारत की ओर चलने का प्रण लेकर के 5 प्रण को पूरा करते हुए हर घर से चुटकी भर मिट्टी लेकर और साथ में चावल के दाने लेकर इस कार्यक्रम को घर घर करते हुए, गांव गांव करते हुए, पंचायत पंचायत करते हुए, ब्लॉक ब्लॉक तक इस कार्यक्रम को पूरा करते हुए और आगे चल करके जिला में और जिला से प्रदेश में और प्रदेश से आपके नेतृत्व में दिल्ली में हम लगभग 7,500 ब्लॉक से और लगभग 500 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से कलश लेकर के वहां आपके नेतृत्व में प्रण भी लेंगे और मेरा माटी मेरा देश इस कार्यक्रम को वहां पर वृक्षारोपण करके अमृत वन में, अमृत उद्यान में उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मैं आपकी जो हमेशा पार्टी को समय समय पर मार्गदर्शन मिलता है, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि हम सब लोग मिलकर के उस मार्गदर्शन को धरती पर साकार करने में अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और उसको पूरा सफल बनाएंगे। आपके और हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो आए हैं, उनके बीच में ज्यादा समय न लेता हुआ मैं प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण देता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वह हम सबका मार्गदर्शन करें और विश्वास दिलाता हूं कि उनके बताए रास्ते पर चलेंगे। मैं पुनः प्रधानमंत्री जी को निमंत्रित करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी। नमस्कार। आज की इस बैठक से पूर्व कुछ दिन पहले हरियाणा में स्थानीय स्वराज के प्रतिनिधियों से बातचीत करने का मुझे अवसर मिला था। आज आप सभी प्रतिनिधि पश्चिम बंगाल में जुटे हैं और जैसा अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता रहे थे कि मोदी जी को जब भी कहें कितनी ही व्यस्तता हो, लेकिन वो पार्टी के लिए, कार्यक्रम के लिए समय निकालते हैं। हकीकत तो ये है कि जब मैं पार्टी के कार्यक्रम में आता हूं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलता हूं, तो हमेशा मुझे एक नई प्रेरणा मिलती है, नया उत्साह मिलता है, क्योंकि लाखों कार्यकर्ता दिन रात कोई पद की अपेक्षा के बिना मां भारती का जय जयकार करने के लिए पूरी शक्ति से जुटे हैं, परिवार के परिवार जुटे हैं। और जब इतने त्यागी तपस्वी कार्यकर्ताओं का समूह, उनके दर्शन से ही एक नई प्रेरणा और ऊर्जा मिल जाती है। मेरी तो कोशिश भी रहती है
कि जहां हो सके फिजिकली भी आपके बीच रहूं, लेकिन अब कार्यक्रमों की विविधता और बंधन इतने समय की सीमाएं बन गई हैं, तो कुछ कार्यक्रम मुझे वीसी से करने पड़ते हैं। लेकिन इसमें भी इतना तो लाभ है, मुझे आपके दर्शन करने का तो मौका मिल ही जाता है। साथियों, मेरा हमेशा से मानना है कि पूर्वी भारत में देश के विकास का एक मजबूत स्तंभ, देश के विकास का एक मजबूत इंजन, उसका पूरा पूरा सामर्थ्य हमारे पूर्वी भारत के क्षेत्र में है। वहां प्राकृतिक संसाधन भी भरमार है और वहां ऊर्जावान, तेजस्वी, ओजस्वी हमारे नागरिकों का भी एक बहुत बड़ा सामर्थ्य है। इसलिए पूर्वी भारत के आप सभी प्रतिनिधियों से मिलना, बात करना अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। साथियों, हम आज ऐसे समय में मिल रहे हैं जब देश में विश्वास और आत्मविश्वास का एक उत्तम से उत्तम माहौल है। आप सबको पता है, अभी 2 दिन पहले ही देश की संसद से 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद से नया विश्वास, नई प्रेरणा, नई ऊर्जा, देश पूरा संसद के साथ जुड़ा हुआ था। आपने देखा है कि हमने संसद में विपक्ष के अविश्वास को भी हराया और देश भर में नेगेटिविटी फैलाने का जो एक सिलसिला चला है, उसका भी करारा जवाब दिया। और हालत ये थी कि विपक्ष के लोग चर्चा में, लोकतंत्र का दायित्व होता है जब आप बोलते हैं तो दूसरे को सुनना चाहिए, लेकिन बीच में से ही भाग गए, सदन छोड़ करके चले गए। बहानेबाजी कुछ भी करी हो, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से डर गए थे। वो लोग नहीं चाहते थे कि वोटिंग हो, क्योंकि वोटिंग होती तो ये गठबंधन गठबंधन की पोल खुल जाती। कौन किसके साथ है, ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। और इसलिए बचने के लिए ये भाग गए। साथियों, ये लोग सदन से भाग गए, ये पूरे देश ने देखा है। लेकिन ये बहुत ही दुखद है कि इन लोगों ने मणिपुर के लोगों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। सत्र प्रारंभ होने से पहले देश के गृह मंत्री, उन्होंने इन राजनीतिक दलों से चिट्ठी लिख करके कहा था कि वो तत्काल मणिपुर की चर्चा करना चाहते हैं और अकेले मणिपुर पर विशद चर्चा हो जरूरी है। इतने संवेदनशील विषय पर पक्ष विपक्ष में विस्तार से बात होती तो जरूर
मणिपुर के लोगों को भी मरहम लगता और समस्या के समाधान के लिए नए नए कुछ रास्ते भी निकल आते। लेकिन ये लोग मणिपुर पर चर्चा नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि मणिपुर का सच सबसे ज्यादा उनको चुभने वाला है। उनको मणिपुर के नागरिकों की, उनके दुख दर्द की पीड़ा नहीं थी, परवाह भी नहीं थी। उनके लिए उनकी राजनीति, देश से बड़ा दल, वो नहीं चाहते थे मणिपुर। और इसलिए क्या किया, मणिपुर की चर्चा तो टाल दी, अविश्वास प्रस्ताव लाकर के राजनीतिक बहस को ही उन्होंने प्राथमिकता दी। राजनीतिक मुद्दों को लेकर के ही सदन का 3 दिन में विपक्ष में बैठे हुए साथी अपना स्कोर करने की कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने इतने सारे विषय उठाए, इतने सारे उठाए और तरह तरह के अनर्गल आरोप लगाए, सिर पैर बिने की बातें की। क्यों? क्योंकि मणिपुर का विषय किनारे हो जाए। साथियों, ये सदन में भले ही व्यवधान डाल लें, लेकिन हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने जनता के बीच जाकर के सच्चाई और उसको बहुत बारीकी से, सच्चाई के हर पहलू से तैयार होकर के लोगों के पास जाना ही जाना है। साथियों, आप सभी भारत के लोकतंत्र की एक बड़ी मजबूत इकाई, एक मजबूत कड़ी, उसका नेतृत्व कर रहे हैं। जिला परिषद का अध्यक्ष राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर से भी ज्यादा ताकत रखता है, राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर से भी ज्यादा काम कर सकता है। भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पर भी आप अपने जिले में, राज्य में पार्टी की नींव मजबूत करने में भी अपने काम के जरिए, अपने व्यवहार के जरिए, पद पर रहते हुए भी घमंड के बिना काम करते हुए आज आप लोगों का दिल जीत रहे हैं। और इसके लिए बार बार लोग भाजपा पर विश्वास जता रहा है। साथियों, इसके लिए हमारे दाएं बाएं जो हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं, हमारे आगे पीछे हमारा जो नेतृत्व खड़ा है, उन सभी कार्यकर्ताओं का पसीना भी निरंतर बहा है। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये भारत मां की इस पवित्र धरती को अपने खून से सींचा है, कई बार संघर्ष किए हैं। और मैं पश्चिम बंगाल के मेरे साथियों को विशेष तौर पर आज के परिदृश्य में जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ता मां भारती के लिए, पश्चिम बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए, पश्चिम बंगाल के गरीब भाई बहनों के लिए जिस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं, एक प्रकार से साधना कर रहे हैं, अपने आप को तिल तिल जला करके ये हमारे कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल का उस पुराने वैभव को वापस लाने के लिए काम कर रहे हैं। अभी अभी वहां पंचायत के चुनाव हुए,
इस चुनावों में टीएमसी ने कैसा खूनी खेल खेला, ये भी देश ने देखा है। पहले चुनाव में इनका तरीका क्या है? पहले तो चुनाव की तैयारी के लिए समय मत दो, बहुत ही जल्दी जल्दी फॉर्म भरने की तारीख घोषित कर दो। फिर कोई भी विरोधी दल का, कोई भी बीजेपी का व्यक्ति पर्चा ही न भर सके, इसके लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करो। और अगर मानो उसने चातुर्यपूर्वक फॉर्म भरने के लिए जगह पर पहुंच भी गया, तो फिर चुनाव लड़ने में अड़ंगे डालना, उनको घर घर जाने नहीं देना, प्रचार करने नहीं देना, धमकियां देना। और सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं को धमकाना ऐसा नहीं, वोटरों को भी भयभीत कर देना। और बीजेपी के जो समर्थक रिश्तेदार हैं, उनको भी जीना मुश्किल कर देना, घर से निकलने नहीं देना। और जब वोटिंग होती है तो उस वोटिंग में थप्पेबाजी करना, ये टोलाबाजों की फौज थप्पेबाजी की फौज बन जाती है। सारे गुंडों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, कितने पोलिंग बूथ को कौन कैप्चर करेगा, मतपेटियां उठा करके भागना। और फिर जब काउंटिंग होता है तो एक एक वोट पर अड़ंगे डालना, भय का वातावरण बनाना, काउंटिंग में से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उठा करके बाहर ले जाना, बैठने नहीं देना। इतने जुल्म के बाद भी ये पश्चिम बंगाल की जनता है, उसका प्यार है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद देते रहे हैं और बीजेपी के प्रत्याशी जीतते जा रहे हैं। और जब जीत जाते हैं तो उनको जुलूस नहीं निकाल देना, कोई जुलूस निकालने की कोशिश करे तो हमले बोल देना, जानलेवा हमले करना। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की राजनीति का यही तरीका है। वहां हमारी बहनों को, हमारे आदिवासी भाई बहनों को कैसे प्रताड़ित किया जाता है, ये हम भली भांति जानते हैं। इन हालातों में भी भाजपा के जो प्रतिनिधि जीत करके आए हैं, मैं उन्हें और आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो लोग लोकतंत्र के चैंपियन बनते हैं, आए दिन ईवीएम से छुटकारा पाने के लिए मनगढ़ंत कथाएं चलाते हैं, ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, आपने उनका नकाब देश के सामने उतार दिया है। साथियों, आज की ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सब देश के पूर्वी हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। और मैं नड्डा जी को और भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने ये अभ्यास वर्ग का सिलसिला, जो भारतीय जनता पार्टी के चरित्र की सबसे बड़ी ताकत है, पद प्राप्त करने के बाद भी वो सिलसिला चलता रहता है। अभी बता रहे थे कि सभी पंचायत सदस्यों का अभ्यास वर्ग 35 जगह पे चल रहा है, जिला परिषद के अध्यक्षों का अभ्यास वर्ग चल रहा है। और अभ्यास वर्ग में हम गेट टुगेदर के लिए नहीं आते हैं, कुछ न कुछ नया सीखने के लिए आते हैं, एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिस को समझने के लिए आते हैं। किसी जिले में हमारे साथी ने कोई अच्छा काम किया है तो उसमें से सीख करके अपने जिले में लागू करने के लिए आते हैं। हम निरंतर नया सीखना, नई पद्धतियों को जोड़ना, नई आवश्यक दिशाओं की ओर जाना, इसलिए अभ्यास वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत होती है।
बहुत उपयोगी होता है। और मुझे विश्वास है कि जो बातें आपको बताई जाएगी उसके उपरांत जब आप अपने साथियों से गप्पे मारोगे, भोजन के समय, चाय के समय, उनके अनुभव सुनोगे, तब आपको बहुत कुछ नई नई चीजें जानने में मिलेगी कि काम करने का कौन सा तरीका ज्यादा उपयोगी होगा। साथियों, पूर्वी भारत एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमेशा से भाजपा की प्राथमिकता रही है। भाजपा के लिए सबसे प्राथमिक क्षेत्र है। इस क्षेत्र की जनता ने भाजपा पर हमेशा अपना भरोसा भी जताया है। इसलिए इस क्षेत्र की आकांक्षाओं को पूरा करने की हम सबकी विशेष जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। और जैसे जैसे जिम्मेवारी बढ़ती है, हमें भी अपनी क्षमता बढ़ानी है। साथियों, मैं हमेशा कहता हूं, आजादी के बाद पूर्वी भारत की जो उपेक्षा हुई है, उसने देश की प्रगति को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है। हम इस खाई को पाटने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। बीते 5 वर्षों में अगर 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा पूर्वी भारत का है। और नड्डा जी ने अभी बड़ा विस्तार से इसका वर्णन भी किया। मैं चाहूंगा कि आप इन आंकड़ों से खुद भी परिचित हो और अपने क्षेत्र में लोगों को भी इस बदलाव के बारे में बताएं। इससे उनका विश्वास और बढ़ेगा। देश को आगे ले जाने में वो एक ताकत बन जाएंगे। साथियों, हमारे देश में पिछले 50 साल से हम एक नारा सुनते आए हैं, चारों तरफ वही बोला जाता है। और चुनाव के समय तो जरा चिल्ला चिल्ला करके बोला जाता है, चीख चीख करके बोलाया जाता है। क्या नारा है? गरीबी हटाओ। कितनी बार सुना है, कितनी पीढ़ियों ने सुना है। नारे नारे नारे, बस नारे देते गए। लेकिन जिन्होंने ये नारा दिया, उन्होंने कभी गरीब की सूध नहीं ली, गरीबों की परवाह नहीं की और न ही वो गरीबी हटा पाए। एक स्वाभाविक सा प्रश्न है कि जो काम 5 दशकों में नहीं हो सका, वो भाजपा सरकार ने इतने कम समय में कैसे करके दिखाया। इसके पीछे वजह है कि हमने सामान्य मानवीय के जीवन की मूलभूत कठिनाइयों को कम किया है। और हम लोग वो लोग हैं जो गरीबी को जी करके आए हैं। गरीबी की समस्या की जड़ें कहां कहां है, इसका हम लोगों को भली भांति ज्ञान है, अनुभव है। इसलिए हम उन जड़ों से गरीबी को काट करके गरीबों को गरीबी से मुक्त करने का सफल अभियान चला पा रहे हैं। आप देखिए, सरकार ने देश में उन 18,000 गांव में बिजली पहुंचाई है जहां अब तक बिजली नहीं पहुंची थी। इनमें से लगभग 13,000 गांव पूर्वी भारत के ही तो थे। और आज लोग जो मणिपुर कर करके राजनीति करने में लगे हैं ना, उनको कभी ये विचार नहीं आया
कि ये नॉर्थ ईस्ट और पूर्वी भारत में 13,000 गांव अंधेरे में डूबे पड़े थे। हमने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी। तब देश के 20% से भी कम ग्रामीण परिवारों तक नल से जल की सुविधा थी। आज 60% से भी ज्यादा ग्रामीण परिवारों को नल से जल, नल से पानी मिल रहा है। आपसे कई लोग ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मिजोरम जैसे राज्य में 4 साल पहले तक केवल 6% घरों में पाइप से पानी पहुंचता था। आज ये संख्या 90% से ज्यादा है। बिजली पानी की तरह ही पीएम आवास योजना भी गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने में बहुत अहम भूमिका निभा रही है। बिहार में पिछले 9 वर्षों में 50 लाख से ज्यादा पक्के घर पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत बने हैं। 50 लाख। ये हमारे पश्चिम बंगाल में ये सरकार काम भी नहीं करने देती तो भी लगभग 45 लाख गरीब परिवारों को पक्का घर देने का काम हम कर पाए हैं। उधर असम में भी गरीबों के लिए 20 लाख घर बने हैं। इन योजनाओं से गरीब की ताकत बढ़ी है, उसे नए अवसर मिले हैं और वो अब गरीबी में रहना नहीं चाहता है। गरीबी से बाहर निकलने के लिए वो भी हमारे साथ कदम से कदम मिला करके मैदान में उतर चुका है। देश ने अब ऐसी सभी योजनाओं के सैचुरेशन का टारगेट रखा है। 100% जो भी इसके हकदार है, जिनको जो मिलना चाहिए, तो 100% काम पूरा होना चाहिए। और इसलिए मेरा सुझाव है कि आपके पास अपनी पंचायत के एक एक लाभार्थी का डेटा होना चाहिए। जितनी भी योजनाओं का लाभ मिलता है, हर गांव के अनुसार उनकी सूची होनी चाहिए। उन्हें इन योजनाओं से जोड़ने के लिए आपको समय सीमा तय करके काम करने की जरूरत है। हर सप्ताह इसका एक चार्ट बना करके अफसरों से रिपोर्टिंग लेना चाहिए। डिटेल में उनसे जानकारी लेनी चाहिए। बताओ भाई, ये योजना इस हफ्ते कहां पहुंची, ये योजना इस हफ्ते कहां पहुंची, फलानी तहसील में क्यों कम रह गए, फलाने गांव में क्यों कुछ नहीं हुआ। आप जितनी पूछताछ बढ़ाओगे, और पूछताछ मतलब किसी को कटघरे में खड़ा नहीं करना होता है, प्यार से बातचीत करके उनका ध्यान आकर्षित करना होता है, तो उससे अफसरों का भी काम करने का उत्साह बढ़ जाता है। तू मैं करने से कभी फायदा नहीं होता है। साथियों, आज हम सभी साक्षी हैं कि पूर्वी भारत में कितनी तेज गति से विकास हो रहा है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए असम के गुवाहाटी से लेकर पश्चिम बंगाल के कल्याणी तक, झारखंड देवघर से लेकर के
बिहार में दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। पिछले 9 वर्षों में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को 31 मेडिकल कॉलेज भी मिली हैं। नॉर्थ ईस्ट से भी मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर 2 गुनी हो गई है। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी पश्चिम बंगाल के कल्याणी में, बिहार के भागलपुर में और झारखंड के रांची में ट्रिपल आईटी खोला गया है। त्रिपुरा के अगरतला और मणिपुर के सेनापति में भी ट्रिपल आईटी खुला है। उड़ीसा और बिहार को आईआईएम संबलपुर और आईआईएम बोधगया जैसे संस्थान मिले हैं। झारखंड के धनबाद में आईआईटी की भी स्थापना हुई है। इन संस्थानों से प्रतिभाशाली युवा निकलने वाले हैं जो देश के भाग्य को बदलने में बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभाने वाले हैं। उन्हें रोजगार और आसानी से मिलने वाले हैं और इसमें पूर्वी भारत का औद्योगिक विकास भी बड़ी भूमिका निभाएगा। बरौनी, सिंदरी, गोरखपुर और तलचर में फर्टिलाइजर कारखाने खुलने से न सिर्फ पूर्वी भारत के किसानों को फायदा हुआ है बल्कि बड़ी संख्या में रोजगार का भी निर्माण हुआ है। भाई और बहनों, पूर्वी भारत की अपार खनिज संपदा को पहले की सरकारों ने लूट का जरिया बनाया हुआ था। हमने इस संपदा को औद्योगिक संभावनाओं से जोड़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व काम किया है। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में करीब 2 लाख करोड़ के 150 से ज्यादा प्रोजेक्ट पूरे किए जा चुके हैं। 14.5 लाख करोड़ के करीब 1250 प्रोजेक्ट पर आज काम तेज गति से चल रहा है। बहुत जल्द ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से खनिज और पोर्ट्स का सामान देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंचेगा। बीते वर्षों में अथक परिश्रम करके पूर्वोत्तर की रेल लाइनों को भी ब्रॉडगेज में बदला जा चुका है। मेजर पोर्ट्स की कैपेसिटी में भी बीते 9 वर्षों में काफी इजाफा हुआ है। इस क्षेत्र में नए नए वाटरवेज का निर्माण भी किया जा रहा है। ये वाटरवेज नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए पूरब को भारत का बिजनेस गेटवे बना रहे हैं। बेहतर एयर कनेक्टिविटी के लिए पूर्वी भारत में 9 एयरपोर्ट्स भी विकसित किए जा रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा देश का पूर्वी हिस्सा कितने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का गवाह बनने जा रहा है। साथियों, आज दुनिया तेजी से बदल रही है। गांव शहर के बीच की दूरियां तेजी से खत्म हो रही है। आज जो लोकल है
उसकी डिमांड ग्लोबल है। इसलिए वोकल फॉर लोकल जैसे अभियान के साथ देश ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना को लॉन्च किया। आपके जिले की जो खासियत है उसे बेहतर प्रोडक्ट के रूप में मार्केट तक लाने के लिए पंचायतों की एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। इसमें जिले से लेकर देश तक आर्थिक विकास के अनंत अवसर जुड़े हैं। आप प्रयास करिए कि छोटे छोटे कामगारों को, उद्योगों को बाजार से जोड़ा जा सके, वो जैम पोर्टल से जुड़ सके। और मैं तो आप सबसे भी आग्रह करूंगा, आपकी जिला परिषद, आपकी जिला पंचायत वो जल्द से जल्द जैम पोर्टल से जुड़ जानी चाहिए। आपकी जिला पंचायत में जो भी खरीदना है वो जैम पोर्टल से खरीदना चाहिए। पैसे भी बचेंगे, भ्रष्टाचार जाएगा और अच्छी क्वालिटी का निर्णय आप आसानी से कर सकते हैं। साथियों, लोकल प्रोडक्ट की सफलता के लिए आज ग्लोबली जीआई टैग की चर्चा होती है। कौन सी चीज जीआई टैग है? अगर जीआई टैग है तो उसका अपने आप एक बहुत बड़ा मार्केट बन जाता है। हमारे पूर्वी भारत के पास ऐसी अनेक प्रोडक्ट है जिसे हमें प्रमोट करने की जरूरत है। और इसलिए हमारे यहां की ऐसी विशेष चीजें हैं, उनको जीआई टैग कैसे मिले, आपके अफसरों को लगाइए कि ऐसी चीजें खोजे, जीआई टैग के लिए कैसे करना होता है, सब उनको बताया जाए। आज कई सारे पारंपरिक हुनर उपेक्षा के कारण, बाजार न मिलने के कारण लुप्त हो रहे हैं। इन्हें बचाने में पंचायतें सबसे प्रभावी भूमिका निभा सकती है। आपके क्षेत्र में स्किल इंडिया मिशन एक मुहिम बने, कारीगरों को ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट मिले, इसके लिए रोड मैप बनाकर काम करिए। साथियों, आज देश में हमारी बहनों के 80 लाख से भी ज्यादा स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं। करीब 10 करोड़ महिलाएं इन समूहों से जुड़ी हुई हैं। आज जिला स्तर पर इनका संघ बनाने में पहल करें, इनकी हर जरूरत आप पूरी करें। आप जहां भी प्रवास करें जिले में, और मैं मानता हूं कम से कम सप्ताह में 3 दिन आपको प्रवास करना चाहिए, कम से कम 2 रात जिले के किसी न किसी स्थान पर आपको रुकना चाहिए। और वहां जब जाए तो ये महिलाओं से जरूर मीटिंग करनी चाहिए, उनके काम को समझना चाहिए। साथियों, महिलाएं मुद्रा लोन जैसी योजनाओं का लाभ लेकर आगे बढ़ें, इसमें भी आप अहम भूमिका निभा सकते हैं। आपको ये भी टारगेट सेट करना चाहिए कि हम हमारी पंचायत को पावर कंज्यूमर की जगह पावर प्रोड्यूसर बनाएंगे, निर्माता बनाएंगे। वो सिर्फ खरीदार नहीं होगा। साथियों, बिना धुएं के ईंधन का इस्तेमाल हो, बिजली के लिए हर जगह पे एलईडी बल्ब ही प्रयोग किए जाए, इसका आपका पूरा मॉनिटरिंग होना चाहिए। खेतों में लोगों, और मैं तो कहता हूं नॉर्थ ईस्ट जो है ना, वो हिंदुस्तान का ऑर्गेनिक कैपिटल है मेरे हिसाब से। उसको और मजबूत बनाना है।
केमिकल खेती की जगह किसान ऑर्गेनिक और नेचुरल खेती से जुड़े, किसान सिंचाई के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप की तकनीक से जुड़े, जल संरक्षण के लिए घर और खेतों में इंतजाम हो, सूखे तालाबों सरोवरों को पुनर्जीवित किया जाए। और आपके इलाके में तो अगर तालाबों का रखरखाव किया जाए तो मत्स्य पालन करने वाले गरीब परिवारों को भी बहुत लाभ होता है। अमृत सरोवर के अभियान में आपका जिला सबसे आगे होना चाहिए। आप तय कीजिए, पूरे राज्य में आपका जिला अमृत सरोवर बनाने में और अमृत सरोवर के रखरखाव में, अमृत सरोवर के सौंदर्य में हर प्रकार से आप नंबर 1 होंगे। और आपको हिसाब लगाना चाहिए, लोगों को कहना चाहिए फोटो अपलोड करें आपकी जो वेबसाइट हो वहां। उसी प्रकार से ज्यादा वृक्षारोपण किया जाए। ये सभी काम मैं समझता हूं, अगर सप्ताह में एक दिन आपके काम में इस प्रकार के काम हो, जैसे 1-2 घंटे स्वच्छता अभियान में जुड़ना ही जुड़ना है, सब कार्यकर्ताओं को, समाज को लेकर किसी न किसी इलाके में जहां गए हैं वहां स्वच्छता का अभियान करें। ऐसे अनेक काम आप बड़े प्रभावी तरीके से करते आए हैं और मुझे विश्वास है आगे भी करेंगे। साथियों, स्वच्छ भारत के संकल्प को भी हमें पंचायत स्तर पर 100% पूरा करना है। और मैं तो पहले भी जैसे कहा कि स्वच्छता ही हमारी भी प्राथमिकता होनी चाहिए। और स्वच्छता के साथ साथ आप अपने क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं को भी निखार सकते हैं। पार्कों का विकास हो, स्थानीय स्मारकों की देखरेख हो, होम स्टे बनाना हो, ऐसे अनेक विषयों पर आप लोगों की मदद कर सकते हैं। साथियों, 15 अगस्त अब बिल्कुल दरवाजे पर दस्तक दे रही है और हम सबका दायित्व है इस बार भी हर घर तिरंगा कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा घरों की भागीदारी सुनिश्चित कराएं। देश में शहीदों के सम्मान में चल रही अमृत कलश यात्रा से अपने गांव को जोड़े, हर परिवार को जोड़े। अपने गांव का कोई बेटा मां भारती के सम्मान के लिए शहीद हो गया है तो उसके परिवार का सार्वजनिक अभिनंदन करें। साथियों, अभी नड्डा जी ने विस्तार से बताया, आने वाली 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस है। ये बड़ा दुखद दिवस है, दर्दनाक दिवस है। और पश्चिम बंगाल में तो वो दर्द आज भी चीख रहा है। पश्चिम बंगाल के लोगों ने कितना झेला है। विभाजन का दंश आज भी उनको चैन से बैठने नहीं देता है। हमें उन्हें की संवेदना के साथ, उनकी दर्द के साथ जुड़ करके उन्हें भी जोड़ना है। मुझे पूरा विश्वास है 2.5 लाख से ज्यादा पंचायत और 30 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ हम इन लक्ष्यों के लिए काम करेंगे। मैं आप सभी को इस कार्यशाला के लिए, वर्कशॉप के लिए बधाई देता हूं। नड्डा जी और टीम का भी बहुत अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मेहनत करके इतना बढ़िया सा कार्यक्रम की रचना की है। और पश्चिम बंगाल के लोग अनेक संकटों के बीच भी आपके स्वागत सम्मान में भी कोई कमी नहीं रखेंगे, मुझे पूरा पक्का विश्वास है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।